ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वहाँ उसको संस्थान को चला रहे हैं वो निष्क्रिय हैं और वहाँ कुछ भ्रष्टाचार की भी खबरें मैंने सुना था बीच में। ऐसी सब मेंबर्स के बीच में और समाज के बीच में चर्चा, कोई 150 करोड़ कहता है, कोई 180 करोड़ कहता है। हालांकि मैं बहुत उसके बारे में वो नहीं हूँ, मगर ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब तक यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी। अगर वो पैसा है तो वो कहाँ है और उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तभी मेरा इसमें मानना है कि एक एक रुपए की जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए दैट शुड बी थ्रू बैंक। रिक्रूटमेंट कब से नहीं हुए हैं? फैकल्टी अभी 10-15 लोगों की कोई सूची सबके पास घूम रही है कि वो इन्हीं के भाई भतीजा और वो सब है। मेंबरशिप ये लोग खोलते नहीं है। जिसको मैं समाज के आदमी को मेंबर बनना है यार, वो बने ना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपका कहना है कि संस्थान का गला नहीं घोटना चाहिए, संस्थान के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, सबके लिए सोसाइटी। बिल्कुल एग्जैक्टली। समाज को दिशा देने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, और उसमें लगता कुछ नहीं है, एक बार की मेहनत है और फिर आपको उसको अपडेट करते रहना है। लेकिन वो नियत तो हो। वो एक किसी आदमी ने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल रखा है और उसको इससे जोड़ रहे हैं, है ना? तो मतलब संस्था के दम पे धंधा मत करो यार। आपको ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि पूरे समाज को जोड़ना है। आपने ये कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब तो किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग रहोगे, आप ही लोग जुड़े रहोगे, आपकी बपोती है संस्था। हमारा तो ये एजेंडा है कि जिस दिन आएंगे उसी दिन मेंबरशिप खोलेंगे। और मैंने जैसे बताया, 7th पे कमीशन की बात हो, मेंबरशिप की बात हो, है ना, जो इस समाज की महान विभूतियाँ इससे जुड़ी रही हैं संस्था से, उनका जो है कि आपने नाम काट दिए, उनके स्थान पे किसी और के नाम चढ़ा दिए। अरे कम से कम जिन लोगों ने ये शुरू की तो भले आदमियों, उनका नाम तो रहने दो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे इस समाज को सबसे ऊपर लेके जाएं, कैसे इस संस्था को सबसे ऊपर लेके जाएं, कैसे आने वाला जो इस समाज का भविष्य है, ये जो बच्चे हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प उनको दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधाएं उनको दें। मित्रों, आने वाली 2 मार्च रविवार के दिन महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान का देशव्यापी चुनाव है। इस चुनाव में हमारे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग जो इसके सदस्य हैं वो इसके चुनाव में सहभागी होते हैं। हमारे समाज में इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की नींव हमारे बड़े बुजुर्गों ने रखी, हमारे योग्य मनीषियों ने रखी, जिन लोगों ने हमारे समाज के शैक्षिक उत्थान के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया। इस संस्थान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी का भी रहा है। आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे, देश के किसान, कमेरे और हमारी बिरादरी के लिए हमारे सिरमौर रहे। हम सभी को गर्व है कि इस चुनावी रण में जब इसकी प्रतिष्ठा को बचाने का समय आ गया है, इस चुनावी रण में उनके भतीजे दिल्ली यूनिवर्सिटी और छात्रों के गौरव रहे आदरणीय दुष्यंत लाकड़ा जी से हम आज वार्ता करेंगे, जो इस चुनाव में भी एक प्रत्याशी के रूप में हैं और ट्रैक्टर चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदरणीय दुष्यंत जी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2 मार्च के दिन जी महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान का देशव्यापी चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव कई बार होते होते टला, कई बार हुए नहीं जी, और कई बार विवादों में भी रहे। पिछली बार भी इसका चुनाव होते होते रहा, इस बार 2 मार्च को होने जा रहा है जी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे इस चुनाव, किस एजेंडे पे आपका पैनल लड़ रहा है। देखिए प्रमोद जी, इसमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो शिक्षा संस्था बनाई गई, इसमें स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी
स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, हमारे पूज्य ताऊ जी स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह जी, श्री रामनिवास मिर्धा जी और अपना प्रियव्रत जी, ऐसे बलवान जी, ऐसे अनेकों अनेकों लोग जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत करके अपनी कोई पहचान बनाई थी। और वो ये लोग जानते थे कि जाट समाज से होते हुए उस समय पे, जी वे बैक इन अर्ली 80s, बड़ा मुश्किल था क्योंकि समाज से बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे और बहुत कम लोग आईएएस, आईआरएस, आईएफएस या सिविल, या आप कहें कि इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में बड़ा मुश्किल था हमारे लोगों को आगे बढ़ना। जी तो उस मुश्किल समय में इन लोगों को जो बातें महसूस हुई होंगी तो इनको लगा कि भी कुछ ना कुछ हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना चाहिए। उसका एक तरीका शायद उन लोगों ने उस समय निकाला होगा कि भी एक संस्था बनाएं और हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और ख़ासकर उन गरीब बच्चों को जिनके माता पिता एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत जी मुश्किल था, बहुत पैसा लगता था, और उसके बाद तो कंपटीशन भी इतना हुआ, और कहीं ना कहीं जिस सलीके के लोगों ने इस क्रांति में हिस्सा लिया उसमें हमारे लोग नहीं थे। इस शिक्षा क्रांति में जो अग्रणी रहे उसमें हमारे लोग नहीं थे, हमारे समाज के लोग नहीं थे। तो उनके लिए किसी के पास जाके खड़ा होना और कोई मदद मांगना और बच्चों को कोई दिशा दे दे या मदद कर दे। आपने कितनी बार सुना कि बहुत सारे लोगों का आज सुपर 60 का जिक्र होता है या सुपर 6 का जिक्र होता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ कुछ किया, मगर हमारे समाज के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इन लोगों ने एक लड़ाई लड़ने की सोची और उसको शुरू किया। मगर होते होते हुआ क्या कि धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग जो इसमें रहे, संस्था चली बढ़ी, मगर फिर स्वार्थी लोग इसमें आ गए। और आप देखेंगे तो वो कुछ लोगों ने वो एक सूची भी बनाई है कि भी कितने लोग इस संस्था में जो वर्तमान के लोग हैं इनके रिश्तेदार भर्ती हुए हैं। तो कहाँ से शुरू की थी, किस दर्द के साथ शुरू की थी, किस उद्देश्य के साथ शुरू की थी, वो मुझे लगता है कि कहीं छूट गया। और अपने स्वार्थ को लेकर ये लोग आगे बढ़ते रहे और इस संस्था का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। आज जिस जगह पे समाज खड़ा है, मुझे लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में देख लें तो इस समाज को दोबारा अंगड़ाई लेके और दोबारा एक बार उठना पड़ेगा और सब बेड़ियां तोड़कर इनको, इस समाज को बड़ी तेजी से लड़ाई लड़कर आगे आना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़रूरी आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि वो उसका आधार शिक्षा ही हो। और हमारे लोगों ने बार बार कहा है कि जितना ज़्यादा शिक्षित कर लोगे अपने आप को उतना ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। मैंने ये सुना है कि जाट खेत किसानी में और बॉर्डर पे दोनों जगह रहने के लिए प्रचलित है। सौभाग्य से मुझे पूज्य डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के साथ सानिध्य मिला। मैं हमेशा उनको कहते हुए सुनता था कि हमारे बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में आगे आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, खेती किसानी के साथ साथ हमें कलम भी उठानी चाहिए। तो क्या इस शिक्षण संस्थान को बनाने के पीछे उद्देश्य ये भी रहा कि हमारे बालक आने वाले समय के साथ ताल में ताल मिला करके आगे समाज को दिशा दें? निश्चित ही। देखिए, जब उन महान विभूतियों ने इसकी शुरुआत की होगी और सबने मिलकर प्रण लिया होगा तो शायद यही सोचा होगा। और स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जब इस संस्था में रुचि लेने लगे और इसको, इसकी जो बारे में सोचते थे कि ये संस्था की कैपेबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए, ये क्या कर सकती है संस्था, तो वो बहुत बड़ी एक सोच थी। और इसके बारे में हमेशा उनका मन ये रहता था कि ये, और ख़ुद भी वो क्योंकि शिक्षा से जुड़े रहे और हमेशा बच्चों के प्रति उनका ये रहा कि देखो आप फौज में तो हैं, लेकिन अगर आप आज की देखोगे तो इवन जितनी ऑल दी 3 फोर्सेस, उनके अंदर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, यूएवीज आ रहे हैं।
और हमारी संस्था में अगर उस फील्ड में भी किसी बच्चे को जाना है, मेरा मानना तो ये है कि अक्रॉस जितनी भी आजकल फील्ड्स हैं उन सब फील्ड्स में हमारे बच्चों को जाना चाहिए और अग्रणी रूप से जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करानी चाहिए। तो उसके लिए आप पुराने तौर तरीकों से और अपना, आपको मालूम ही नहीं है कि आज के समय में क्या चीज़ यूजेबल है, आने वाला समय किस टेक्नोलॉजी का है। अब आप बताइए, किसी संस्था में एआई को लेके कोई काम नहीं हुआ है, लैब्स का बुरा हाल है जी। हॉस्टल्स जो है कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स होने चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। अगर आप इस समाज को देखेंगे तो ये जाट समाज हमेशा से कद काठी में तगड़ा रहा है। इसका रूप जो रहा है वो उसको लोगों ने उसका आकलन किया है कि बहुत बलिष्ठ और बहुत सुंदर लोग रहे हैं, नेतृत्वकारी बिरादरी रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देश की राजधानी दिल्ली होने के कारण और दिल्ली जैसे महानगर में संस्था की स्थापना होने के कारण पूरे देश भर के जाटों को इस संस्था से अपेक्षा रहती है। क्या ये संस्था अपेक्षाओं पे खरा उतर पाई? देखिए प्रमोद जी, बहुत पहले इस संस्था को एक यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। आज आप देखेंगे कि इवन ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में एम्स जिसको बोलते हैं, या आप और भी कहीं देखेंगे तो बहुत सारे जाट बच्चे अब डॉक्टर भी बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा रहे हैं। अभी पद्मश्री मेला मैंने देखा, इतने मतलब सूची थी उसमें जाटों जी, की, जी, तो जी, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मगर उसमें क्या है कि वो संख्या बल है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। वो उसको कैसे बढ़ाएं, सभी बच्चों को वो व्यवस्था मिले। आज जो जिनके पेरेंट्स किसी भी तरीके से वो बेचारे आगे बढ़े हैं, उनके पास साधन है, तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना पा रहे हैं। इतना महंगा हो गया। तो अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाती जी, आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होते, जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज आ रहे हैं, जो जिनकी रेलिवेंसी आगे आने वाले समय में रहने वाली है, वहां तो आप कहीं गए नहीं हो। आप एक ढकिया नुसी पुरानी तौर तरीके से इस संस्था को धकेले जा रहे हो, अपने आप का अपना खुद का ढोल बजाते रहते हो, जबकि आपने किया क्या है वो सबको मालूम है। तो जो आने वाला समय है, आज से 10 साल 15 जो फ्यूचर है, उसको अगर आप आज इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आप संस्था को बेस्ट ऑफ द बेस्ट में नहीं ले जा सकते हो। इस स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी ये संस्था कुछ कर रही है? देखिए, मुझे लगता है स्पोर्ट्स के सेक्टर में अभी तक तो मैंने कुछ सुना नहीं है कि इन्होंने कुछ किया हो। कोई भी एक खिलाड़ी है, उसका असली निखार जो आता है या इंटरनेशनल लेवल पे वो compete करने लगता है, तो वो 18 के बाद, तब वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाता है। मुझे नहीं याद आता कि इन्होंने कुछ भी ऐसे सपोर्ट किसी को किया हो। तो वो तो देखिए हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। देशवासी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के बाद में जी। चाहे ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, सभी खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की बात है कि जाटों की जो सूची है, संख्या है, वो ज़्यादा रही है। क्या आपको लगता है कि सूरजमल स्मारक संस्थान द्वारा भी इस पे अगर ठीक से किया जाता तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता था? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल आंकड़ा और बढ़ सकता था। और बीइंग ए सेंट्रली लोकेटेड इंस्टीट्यूट, तो बहुत कुछ किया जा सकता है प्रमोद जी। आफ्टर एकेडमिक आवर्स, आप उसको, इतनी बड़ी फील्ड्स हैं, आप जो नई यूनिवर्सिटी बनाने की मैं जो बात कर रहा था, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप दे सकते थे। शूटिंग रेंज बना सकते हैं, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, ऐसे इंडोर गेम्स हैं। जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे करना चाहिए था। अब आप इसमें एक बात देखिए कि जो इसके जितने भी कर्मचारी हैं संस्था के, उनको पे भी जो है शायद वो 5th या 6th पे कमीशन से दी जा रही है। उनको 7th पे कमीशन लागू नहीं है। हमने कहा है कि हम आते ही 7th पे कमीशन लागू करेंगे। हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है कि काम करने में फ़र्क तब आता है जब एक काम तो एक आदमी रो के कर रहा हो और वही काम दूसरा आदमी हंस के कर रहा हो। तो हमारे कहते हैं रो रो के क्या काम कर रहा है, हंस के कर ले। अब जब वो संस्था के लोग उस काम को हंस के करेंगे, वो लोग, उनको अपना भविष्य सुनिश्चित लगेगा, उनको कोई चिंता नहीं होगी अपनी पे की, तो एक बेटर एनवायरनमेंट होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। आप देखेंगे कहीं भी आप इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे या उसके बारे में, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे है, जी। वो अपने
कैंपस के एनवायरनमेंट के ऊपर बच्चे कैसे खुश रहें। पढ़ाई करनी है निश्चित तौर पे करनी है, खेलना है निश्चित तौर पे खेलना है, मगर किस एनवायरनमेंट में, किस माइंडसेट के साथ। एक फ्रेंडली माइंडसेट हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, हंस के सब काम करें, फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का एक घरेलू रिश्ता हो, पेरेंटल केयर मिले, जी जी डाइट अच्छी हो, लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं WHO की या हमारे जो भी डाइटिशियंस होते हैं उनसे कंसल्ट, मतलब आपको आगे से आगे सोचना पड़ेगा, है ना। आप अगर यही एक ही बात करते रहेंगे और इतने पीछे आप सोच रखेंगे तो उससे आप आगे नहीं जा सकते हो। मैंने बीच में देखा कि इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट पे दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट मध्य प्रदेश तक के बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों को एडमिशन नहीं ले पाते। उसके पीछे क्या कुछ अनियमितताएं हैं? देखिए इसमें क्या है प्रमोद जी, जब किसी को एडमिशन नहीं देना होता है, खासकर समाज के बच्चे को, क्योंकि वो तो आपको रिश्वत देगा नहीं, पैसे देगा नहीं जी। तो आप कहते हो कि UGC की गाइडलाइंस हैं। वहीं एक बच्चा जो पैसे देता है और उसकी रैंकिंग भी कम है तो उसको एडमिशन मिल जाता है। जी। तो ये खेल तो हर मेंबर को मालूम है, संस्था के हर मेंबर को मालूम है क्या हो रहा है। अब अगर आपको इसमें संख्या बढ़ानी है, आपको इसमें ज़्यादा बच्चों का समावेश करना है, आपके पास पैसा है, संस्था के पास पैसा है और आज भगवान की दुआ से आप वेल कनेक्टेड हो, तो मुझे लगता है कि हम दोनों तीनों सरकारों से इसमें मदद लेके और जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी बना के समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और इसमें मेरा बिल्कुल एक स्पष्ट मानना ये और हमारे पूरे 21 लोगों का, पूरे पैनल का ये मानना है कि सबसे पहले अगर किसी का अधिकार है तो उन गरीब परिवारों का है, उन गरीब जाट समाज के लोगों का है। जितने भी सदस्य हैं वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि सबसे पहला हक उनका है और उन्हीं का होना भी चाहिए। अब जो अभावग्रस्त लोग हैं इस समाज के, अगर उनको आप आगे नहीं लाओगे तो बेईमानी है। फिर आप किस बात की बात करते हो समाज को आगे ले जाने की? नहीं ले जा सकते, आप झूठी बात करते हो। मैंने आपके घोषणा पत्र में पढ़ा जी कि पूरे देश में जाट सोसाइटी ही एक ऐसी है जो पूरी की पूरी कृषि के काम में बहुत तल्लीनता से जुड़ी हुई है जी। और पिछले दिनों देश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, कृषि के कुप्रबंधन की बात है। तो क्या आपकी संस्थान भविष्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने पे भी विचार कर रही है? क्या साइंटिफिक तरीके से खेती अगर की जाए तो हमारे समाज के लोगों को अपने औद्योगिक कृषि की ओर धीरे धीरे बढ़ा जा सकता है, अगर उसमें अगर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन अगर खड़ा हो तो? देखिए प्रमोद जी, मैंने ग्रेजुएशन की है DAV चंडीगढ़ से और पंजाब में मेरा बहुत रहना हुआ है। और जिस तरीके से आप खेती की बात माने तो खेती में अगर कोई भी रेवोल्यूशन आया है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो मोस्टली पंजाब से शुरू हुई है। सबसे पहले पंजाब के लोगों ने उसका यूज़ करना शुरू किया है, फिर वो बाकी देश में आई है। और अगर पंजाब का ये हाल है तो ये मान के ही चलना चाहिए कि खेती में बहुत कुछ काम होना है जी। आप कितना भी करें तो कम रहता है, क्योंकि देश इतना बड़ा है और है ना, हालत इतने सालों में इतनी खराब हुई है क्योंकि हर 2 महीने में एक फसल आ जाती है तो उसकी प्रोक्योरमेंट करना और उसको करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें आपके ड्रोन्स जाते हैं, वो सिर्फ उस हिस्से पर स्प्रे करते हैं जहाँ पे वो बीमारी शुरू हुई है, जहाँ ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि आपको पूरे खेत में उसका स्प्रे करना है। मान लो आपको कि आधे बीघे में करनी है तो आधे बीघे में स्प्रे हो, ये नहीं कि आप पूरे किले में ही उसको स्प्रे कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ इट और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। आप कितना खर्चा कम कर सकते हैं? एक मॉनिटर आता है जो आपका उसमें नमी को नापता है आपके खेत में और वो कनेक्टेड होता है आपके ट्यूबवेल से, और आपके ट्यूबवेल कनेक्टेड होते हैं कि किस किले में वो पानी जाना चाहिए जी। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है मगर हमारे लोगों को उपलब्धता नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो ये तो एक बेसिक बातें हैं। सीड्स के बारे में है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आप उसको देखेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीड्स हों, है ना, पर एकड़ मोर यील्ड, बेटर प्राइसिंग, बेटर प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट विद बेटर प्राइसिंग।
आपको वो मार्केट में फील्ड ही अवेलेबल नहीं है। क्या हमारी यूनिवर्सिटी को उस समाज के लिए काम नहीं करना चाहिए? 80% हमारे लोग आज भी खेती पर निर्भर है जी। और अगर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं किसी भी फील्ड में हों, उनके दिलो दिमाग में खेत और खेती जरूर है। यानी कि आपके आने के बाद में कृषि विज्ञान और कृषि अनुसंधान पे भी काम होगा। बिल्कुल होगा और बहुत तेजी से होना चाहिए। हमारे समाज के बच्चों को योग्य होने के बावजूद भी योग्य नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, क्या उसका भी एक सूचना केंद्र या सहायता केंद्र वहां स्थापित करने की आप बात सोच रहे हैं? देखिए प्रमोद जी, आने वाला समय जो है वो इंडस्ट्री का है और इसमें मेरा मानना ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने खासकर इस समाज के लिए। एक तो हमारी आदत है, हम झुक नहीं सकते जी, लल्ला पुच्ची हमारे स्वभाव में नहीं है जी, हमारे जीन्स में नहीं है, हम कोशिश भी करेंगे तो वो आती नहीं है। तो सिर उठा के रोजगार मिले, अपनी कैपेबिलिटी पे रोजगार मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो और वो कारगर हो। वो होने के लिए हो और नाम के लिए हो ऐसा नहीं जी, एक्चुअली वो काम करे। मान लीजिए कि सरकारी जॉब्स निकली हैं और हमारे समाज से कोई उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एसएसबी की परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। प्रभु जी मैं तो कहता हूँ सिविल सर्विसेज की हैं, फॉरेन सर्विसेज की हैं, रेवेन्यू की हैं, फॉरेस्ट की हैं, जी जी, उससे नीचे की भी जो सेकंड थर्ड जो भी बहुत सारे ग्रामीण परिवारों के जो लोग हैं उनको तो प्रशिक्षण या फिर ये कोचिंग नहीं मिल पाती है। पर मुझे गाइडेंस ही मिल जाए, आपने अब तक जो किया है उसके अनुकूल आपको जॉब मिल जाए, है ना। वो एक बहुत बड़ा गैप है कि जो जॉब है वो एक सर्टेन काइंड का जॉब है और उसकी सर्टेन काइंड की स्किल्स किसी को चाहिए। वो स्किल्ड आदमी को वहां तक जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। ना तो उन जॉब वालों को वो लड़के मिल रहे हैं स्किल्ड और ना उन स्किल्ड लड़कों को वो जॉब्स मिल रही है जो उनके लिए बनी है। तो कहीं ना कहीं आज तो एआई है, गूगल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जी। सिर्फ एक मानसिकता तो होनी चाहिए, उस दिशा में कदम ही तो बढ़ाने हैं और अगर सच्चे दर्द के साथ करेंगे। जी जी, है ना। ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया था कि शिक्षा के साथ साथ समाज का उत्थान कैसे हो। यहाँ चिंतक होने चाहिए, चिंतन होना चाहिए, कैसे इस समाज के बारे में चिंता की जाए। वो दर्द वाले लोग होने चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह गए। ये आपको अगर आपकी विजय होती है तो आप बेटियों की शिक्षा और बहनों की शिक्षा पे क्या आपका एजेंडा रहेगा? देखिए प्रमोद जी, मेरा एक स्पष्ट मानना ये है और मैंने ये बात लाखों हजारों बार ताऊ जी से, अपने बड़े भाई परवेश से ये सुनी है कि जब तक समाज की माताएं बहनें शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज शिक्षित नहीं हो सकता। आपको अगर परिवारों में डाउन द लाइन अगर कहीं बदलाव लाना है तो हमको अपनी माताओं बहनों को पढ़ाना पड़ेगा जी। आप अगर आदमी कमाने जा रहा है तो घर में हमारी माँ बहनें स्किल करना पड़ेगा, वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो उस बात की चिंता कर लेंगे। हमें फिर समाज में बहुत तेजी से शिक्षा का आप देखेंगे समावेश होगा जी, बहुत जल्दी से। जो और खासकर हमारे यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, है ना, मैं पर ये दिस इज माय ऑब्जर्वेशन के 12th के बाद हायर एजुकेशन में या तो क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल रही है जी, या हमारे बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ तो एक प्रॉब्लम है। 12th तक तो पेरेंट्स भी किसी तरीके से बच्चे को डांट फटकार के प्यार से समझा के कर लेते हैं, मगर व्हाट आफ्टर दैट बड़ा मेरे को गैप लगा है। क्योंकि पेरेंट्स भी प्रभु जी इसमें अलाउ मी, पेरेंट्स भी बेचारे उतने क्वालिफाइड अगर नहीं है तो वो हायर एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहां तक तो खींच लाते हैं पेरेंट्स, उसके बाद बड़ा टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है किसी भी फील्ड में, तो उस समय पे समाज के बच्चों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। पूरी की पूरी ये जाट लैंड में आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, मैं ये देखता था बहुत सारे जाट कॉलेजेस हैं, जाट इंटर कॉलेज हैं। तो ऐसे पूरी व्यवस्थाओं में जो महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान है उससे क्या अपेक्षा की गई थी और वो क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है? आप अगर आते हैं तो आप कैसे कैसे उसको
देखिए प्रमोद जी, राजस्थान बहुत जिस तरीके से भगवान ने डिज़ाइन किया है, बहुत दूर दूर चीज़ें हैं, है ना। बहुत लोगों को इनकम के सोर्सेज नहीं है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, और मैं तो ये कहूँगा पूरी दिल्ली और दिल्ली देहात को ही देख लो आप, कितना बड़ा फ़र्क है, और पंजाब और बाकी जो मध्य प्रदेश है। तो इसमें क्या है कि आपको एक सेंट्रली लोकेटेड एक जगह चाहिए थी, और वो जगह भगवान ने हमें सूरजमल संस्था के रूप में दी। जी। बाकी जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं, जाट कॉलेजेस हैं, चाहे रोहतक में हो, चाहे बागपत में हो, चाहे शामली में हो, चाहे राजस्थान में हो, उन लोगों के लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर या लीडिंग फैक्टर कहें या अग्रणी भूमिका निभाने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, जो वहाँ उन लोगों को जो चीज़ें चाहिए। यानी कि बेस तो उन्होंने बना दिया, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन, प्रबंधन, क्वालिटी, नए जमाने, क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रमोद जी। जी जी जी। आप हायर एजुकेशन दे सकते हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं, बट विद क्वालिटी, जो जिसमें ऐसा निखार हो कि जो बाकी और कहीं पे हो उससे बेहतर हो, या कम से कम एट पार हो। आज जमाना ये नहीं है कि आप आपस में compete करोगे, आज आपको दुनिया से compete करना है ना। इंटरनेट आ गया है, एआई आ गया है, इतने बेहतरीन टूल्स आते जा रहे हैं। आप अगर उनसे compete नहीं करोगे तो आप मान के चलो आप पिछड़ जाओगे, और आप नहीं पिछड़ोगे, आप पूरे समाज को आपकी वजह से पिछड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज ने तो एक जगह बनाई थी, लेकिन आपकी नीयत ने और आपकी नियति ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसमें मुझे लगता है कि समाज के, मान लीजिए सेना प्रमुख रहे हमारे समाज से, मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ रहा है, किसी R&D बड़ी किसी भी टेक्निकल फील्ड में रहा है, बड़ा डॉक्टर रहा है, कोई राजनेता है, कोई राजनेता है, किसी भी फील्ड के लोग हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम उनको मेंबर के रूप में ला पाएँ, सम्मानित रूप से ला पाएँ, बिना चुनाव लड़ाए लेके, जैसे राज्यसभा होता है, जी जी जी, है ना, किसी ना किसी किसी रूप में, एज एन एडवाइजर, एज एन मार्गदर्शक, एज एन, उसको कोई भी आप नाम दे दीजिए, मगर उनकी सलाह, उनकी एक्सपर्टीज इस संस्था में इस समाज को मदद दे, जो गलतियां हो रही हैं वो ना हो, लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में जाएं, प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं लेटेस्ट, तो ऐसे लोग जब तक एक्सपर्ट लोग नहीं आएंगे। इसका मतलब प्रोग्रेसिव सोच के साथ इसका प्रबंधन होना चाहिए, न कि टिपिकल ट्रेडिशनल जो होती आई हैं वो ना हो करके, और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल प्रमोद जी, इसके साथ नहीं चलेंगे तो पहले ही पीछे बहुत छूट गए, संस्था भी और समाज भी। बहुत तेजी से एक छलांग मार के आगे जाना पड़ेगा। और इसमें जो मैं बार बार कहता हूँ, स्वर्गीय ताऊ जी डॉक्टर साहिब सिंह जी की मुझे हमेशा याद आती, बेटे समाज के लिए दर्द होगा तो काम कर पाओगे ना, समाज के लिए दर्द ही नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। अब प्रवेश जी जिस दिन मंत्री बने हैं, पहले दिन से वो बारापुला पे जाके खड़े हो गए, फिर झांसी मार्ग पे जाके खड़े हो गए, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी जाते हैं, और अक्रॉस हर उसमें जाते हैं, चाहे वाल्मीकि मंदिर हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे जहां भी उनको ऐसा लगता है कि अभाव है, भाग रहे हैं ना जी, जिस दिन से आए हैं भाग रहे हैं। तो ये एक जो भगवान ने हमें मेहनत करने का जो गिफ्ट दिया है, उसको ना हम छोड़ दें जी, है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वहाँ उसको संस्थान को चला रहे हैं वो निष्क्रिय हैं, और वहाँ कुछ भ्रष्टाचार की भी खबरें मैंने सुना था बीच में आई थी। देखिए, मैं अब पिन पॉइंटेडली किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता, वो भी समाज के ही लोग हैं, मगर हाँ, ऐसी सब मेंबर्स के बीच में और समाज के बीच में चर्चा है। कोई 150 करोड़ कहता है, कोई 180 करोड़ कहता है, हालांकि मैं बहुत उसके बारे में वो नहीं हूँ, मगर ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब तक यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी। अगर वो ऐसा है तो वो कहाँ है और उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। और बिल्कुल जितना भी मेरा इसमें मानना है कि एक एक रुपए की जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, दैट शुड बी थ्रू बैंक्स, एकदम पानी की तरह साफ होना चाहिए। फैकल्टी के रिक्रूटमेंट कब से नहीं हुए हैं, और फैकल्टी भी योग्य फैकल्टी बने और समय समय पे उसका नवीनीकरण हो, या नए लोग उससे जुड़े, उसके बारे में आपका कोई? देखिए प्रमोद जी, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हो,
और फैकल्टी अभी 10-15 लोगों की कोई सूची सबके पास घूम रही है कि वो इन्हीं के भाई भतीजा और वो सब है। मेंबरशिप ये लोग खोलते नहीं है। हमने तो कहा है कि जिस दिन आएंगे उसी दिन मेंबरशिप खोलेंगे। जिसको मैं समाज के आदमी को मेंबर बनना है यार, वो बने ना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपका कहना है कि संस्थान का गला नहीं घोटना चाहिए, संस्थान के दरवाजे सबके लिए खुलने चाहिए, सबके लिए सोसाइटी का। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप समाज को दिशा देने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, और उसमें लगता कुछ नहीं है, एक बार की मेहनत है और फिर आपको उसको अपडेट करते रहना है। जी जी। लेकिन वो नियत तो हो, और उस पर चलोगे तो समाज देखना आपको कितनी मदद करेगा, कितना प्यार देगा। अगर आपने मान लीजिए संस्था की मदद से, अभी ये पीछे मुझे किसी ने कहा कि बताया कि इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि भी हम आईएएस की मदद कर रहे हैं जो बच्चे उसमें, बट वो एक किसी आदमी ने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल रखा है और उसको इससे जोड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब संस्था के दम पे धंधा मत करो यार। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपने बड़े प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ चुनाव मैदान में हैं आप और जी आपका पूरा पैनल। जी। मुझे आपसे बस इतना और पूछना था कि देश में चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो हमारे अग्रज हैं, सिविल सर्विसेज में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो हमारी संस्था में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उन तक संपर्क नहीं हो पाता है। वो किस रूप में जुड़ सकते हैं, या उनको जोड़ने के लिए आपकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी तक क्या था कि मेंबरशिप ही बंद की हुई थी, तो जुड़ाव तो हो ही नहीं सकता है, दरवाजे ही बंद हैं। दरवाजे ही बंद है। अगर आपके ज्ञान का ग्लास पूरा भरा हुआ है तो आप डालोगे वो बाहर गिर जाएगा। जी। आपको ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि पूरे समाज को जोड़ना है। आपने ये कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब तो किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग रहोगे, आप ही लोग जुड़े रहोगे, आपकी बपौती है संस्था, तो आप तो उसको बपौती मान के बैठे हो, उसमें कोई बदलाव, कोई ज़्यादा लोगों का समावेश करना ही नहीं चाहते हो, तो वो कैसे होगा। हमारा तो ये एजेंडा है कि जिस दिन आएंगे उसी दिन मेंबरशिप खोलेंगे। और मैंने जैसे बताया, 7th पे कमीशन की बात हो, मेंबरशिप की बात हो, है ना, जो इस समाज की महान विभूतियां इससे जुड़ी रही हैं संस्था से, उनका जो है कि आपने नाम काट दिए, उनके स्थान पे किसी और के नाम चढ़ा दिए। अरे कम से कम जिन लोगों ने शुरू की, तो भले आदमियों उनका नाम तो रहने दो, कम से कम स्मरण रहे आने वाली पीढ़ी को कि कौन कौन इस समाज के महानुभव रहे हैं, किन की पद चिन्हों पे हमें चलना है या उनसे किसी भी रूप में सीखना है। तो वो सब मटिया मलेट इन्होंने कर दिया है। कोई मैंने ऐसा दूसरा समाज संस्था नहीं देखी है जिसको शुरू करने वालों के आपने नाम मिटा दिए हों। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं बस आपको याद रखा जाए, लेकिन जिन लोगों ने इस समाज के लिए इतना कुछ किया है जी। उनको तो याद रखो, और आने वाली पीढ़ी को भी बार बार याद दिलाओ हमको कैसा बनना है, किसके बनाए रास्तों पर चलना है, किन्होंने वो रास्ते दिखाए थे और कौन सा वो रास्ता है। तो इस बारे में तो यही कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे इसमें हमारी घोषणाएं हैं, मेंबर्स को, समाज को कैसे प्रेफरेंस दी जाए, कैसे सबको जोड़ के रखा जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ महान विभूतियों को ला के, जो आज की तारीख में जो किसी न किसी फील्ड में बिल्कुल टॉप पोजीशंस पे हैं, चाहे वो उद्योग से हों, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हों, है ना, तो उन सबका जुड़ाव इस संस्था से होना चाहिए। एक मैं देखता हूँ दिल्ली आसपास लोगों की जमीनें एक्वायर हो रही हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इसमें हमारी युवा पीढ़ी बहुत दिशा भ्रम हो रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या मॉरल वैल्यूज को समझाते हुए हमारी युवा पीढ़ी को दिशा देने के लिए भी महाराजा सूरजमल सोसाइटी को सोचना चाहिए? देखिए मेरा इसमें मानना ये है कि आप किसी समय पे कोई एडवाइस दे सकते हैं अगर आपसे पूछी जाए, वरना क्या है कि अगर आप ये करने जाएंगे तो कुछ चीज़ें खाप करती है, कुछ चीज़ें पंचायतें करती है। मुझे लगता है उस फील्ड में जिनका काम है वो लोग संभालें। हमारा शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा, समाज कैसे आगे जाए, आने वाले बच्चों को क्या दिशा हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हों, बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टी हो, है ना, और कैसे हम बच्चों को आगे रोज़गार दिला पाएँ, कैसे उनको रोज़गार के अलावा भी जो इतनी सारी फील्ड्स आजकल आ गई हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो,
या प्राइवेट सेक्टर की बात हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो, विदेशों में जाने की बात हो, आप देखिए कितने लोग अपना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो वो जो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए हमने क्या कोई प्लेटफॉर्म खड़ा किया? क्या हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट्स हैं? क्या नाम के लिए कुछ हो सकता है, मगर क्या रियल सक्रियता से टाइम काम में कर रहे हैं हम कि नहीं? उसको, हाँ, सक्रियता से क्या वो चीज़ें काम कर रही हैं? और कितने लोगों को, कम से कम 500, 1000, 2000, कितनी संख्या हो सकती है हर साल जिन बच्चों को हम मदद करें बाहर जाने में, जी। एट पार विद द वर्ल्ड कैसे लाओगे? तो वो उस तरीके की बुद्धि और नीयत तो होनी चाहिए ना। किस तरीके से आपने देखा कि जाट समाज का शैक्षिक, आर्थिक उत्थान हो, उसकी पीड़ा साफ दुष्यंत जी के वक्तव्य में झलकती है। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के परिवार से, जो देश में हमारे सोसाइटी को के उत्थान में, प्रगति में जिन गिने चुने परिवारों का योगदान है, उस परिवार से आप आते हैं। आपके मन में पीड़ा है, निश्चित रूप से यही आपके पूरे पैनल को जीतने का आधार भी होगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपका पूरा पैनल और आप पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको ही चुने? देखिए, मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि 21 के 21 लोगों को, पूरे पैनल को वोट दें, तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी और तभी हम संस्था को एक दिशा में ले जा पाएंगे। और किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित ना हो, जो कोई जो कुछ कहता है उसे कहने दीजिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे इस समाज को सबसे ऊपर लेके जाएं, कैसे इस संस्था को सबसे ऊपर लेके जाएं, कैसे आने वाला जो इस समाज का भविष्य है, ये जो बच्चे हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प उनको दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधाएं उनको दें। तो इसी के साथ मैं कहता हूं कि पूरे ट्रैक्टर पैनल को, हमारा निशान ट्रैक्टर है, जो हमारे आचरण से, हमारे तौर तरीकों से जुड़ा रहा है, खेती का प्रतीक है। और बहुत मुश्किल भी, अगर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उसको तोड़कर उपजाऊ बनाने के लिए जिसका प्रतीक ट्रैक्टर रहा है, तो उस पर मोहर लगा के मेहनत का प्रतीक, बदलाव का प्रतीक ट्रैक्टर है। आप उस पर सभी वोट करें। और ये निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि ये पूरा पैनल बहुत डेडिकेटेड लोगों का पैनल है, सच्चे लोगों का पैनल है। इसमें रिटायर्ड एडीएम साहब भी हैं, रिटायर्ड पीसीएस भी हैं, और बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी हैं। बहुत सारे लोग जो है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड वीसीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, वो सभी लोग इकट्ठे आके इस पैनल के साथ खड़े हुए हैं। बहुत शिक्षा से जुड़े हुए लोग, अन्य भी लोग समाज के जो अग्रणी भूमिका में रहे हैं, वो इसके पैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सही को चुनें, बदलाव को चुनें, अपने समाज के बच्चों के भविष्य को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।